इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही इज्जतदार और एक अमीर फैमिली है। घर के अंदर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन फिर एक दिन घर का एक सदस्य डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है और खाना खाते ही अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। फैमिली मेंबर्स और डॉक्टर्स हैं वो इसे हार्ट अटैक मानकर भूल जाते हैं, लेकिन इस घटना के ठीक 6 साल बाद घर का एक और सदस्य खाना खाता है और सेम उसके मुंह से भी झाग निकलने लगते हैं और उसकी भी अस्पताल पहुंचने से पहले डेथ हो जाती है। और फिर 3 साल बाद तीसरा सदस्य है और उसके बाद एक 2 साल की मासूम बच्ची। 14 सालों के अंदर एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या हो जाती है और सभी का एक ही पैटर्न, तड़प तड़प कर मर जाना। गांव वाले इसे फैमिली कर्ज कहते हैं, डॉक्टर साहब इसे जेनेटिकल हार्ट डिजीज कहते हैं। लेकिन फिर जब 14 साल बाद इन 6 लाशों को कब्र से बाहर निकाला जाता है और जो सच सामने आता है वो किसी शराब से कम नहीं था। देखिए, केस में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको कोई भी हिंट नहीं देने वाला हूं कि असल में खूनी कौन था, किस तरह से उन्होंने ये काम सारे किए। मैं आपको ये केस उसी तरह से दिखाऊंगा जिस तरह से पहली बार लोगों के सामने आया। आपको खुद पैटर्न बाय पैटर्न इस चीज को जोड़ते जाना है। हिडन फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उन सभी को आप अच्छे से समझे और अपने हिसाब से आप बताएं कि खूनी कौन है। हालांकि वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा, इस चीज को पूरी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन ये एक नई शुरुआत है कि ऑडियंस सिर्फ केस को देखे नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े, उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। तो ये एक छोटी सी शुरुआत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो शुरू करते हैं भारत के क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे मिस्टीरियस और डार्क केस, द कुडाथाई डेथ्स। देखिए, साल 2002 की बात है। केरल के कोझिकोड जिले का एक बेहद ही खूबसूरत और शांत इलाका जिसका नाम है कुडाथाई, और यहाँ की फैमिली जो पोनमपट है उसकी इस इलाके के अंदर काफी रिस्पेक्ट है। परिवार के मुखिया है टॉम थॉमस जो एजुकेशन विभाग के एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर है। उनकी वाइफ है अनम्मा थॉमस जो एक स्कूल टीचर है। इस घर के अंदर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका एक बेटा है रॉय थॉमस जिसकी अभी भी शादी हुई है जोली जोसेफ से, और जोली ने एमकॉम किया हुआ है और बाद में वो एनआईटी यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गेस्ट लेक्चरर बनी हुई है। सोसाइटी के अंदर फैमिली की काफी रिस्पेक्ट है। लेकिन 22 अगस्त 2002 घर की मालकिन है अनम्मा थॉमस और उनको मटन सूप पीने की काफी इच्छा होती है। तो फिर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के मटन सूप पीती है। लेकिन सूप पीने के कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। उनके सीने में तेज दर्द होता है, वो जमीन पर गिर जाती है और उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। अब उस टाइम पे जो घर के अंदर मौजूद थे, जैसे कुछ मेड वगैरह थे और उनकी बहू और उनके बेटे भी थे, तो वो उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाते हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। अब लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक स्वस्थ महिला अचानक से गिर जाए, उसके मुंह से झाग निकलने लगे और उसकी डेथ हो जाए, तो असल में क्या होना चाहिए? पोस्टमार्टम। परिवार वालों ने और डॉक्टर्स ने क्या कहा कि शायद इनकी उम्र हो गई होगी या फिर हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई है। अब चूंकि परिवार की समाज में काफी इज्जत थी तो उन्होंने पुलिस को बुला के इसे पुलिस केस नहीं बनाया और बिना किसी पोस्टमार्टम के अनम्मा थॉमस को चर्च के कब्रिस्तान में दफना दिया और इस पहली डेथ को कुदरत का फैसला माना। लेकिन शायद ये पहला और आखिरी मौका था जब इस चीज को रोका जा सकता था, इस सिलसिले को रोका जा सकता था और जो खूनी उसको पकड़ा जा सकता था। अब अपनी वाइफ की मौत के बाद जो घर के मुखिया थे टॉम थॉमस, वो अंदर से टूट चुके थे। 6 साल बीत चुके थे और साल 2008 आते आते जो टॉम थॉमस है वो अपनी पुश्तैनी जमीन और अपनी जो जायदाद है उसका बंटवारा करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जायदाद का हिस्सा अपने जो बेटे रॉय थॉमस है, उसके अलावा उनका जो दूसरा बेटा जो अमेरिका में रहता है रोजो थॉमस, और उनकी बेटी को भी मिले। लेकिन अपने इस बंटवारे करने से पहले 26 अगस्त 2008 की दोपहर को ठीक 6 साल बाद वही खौफनाक पैटर्न खुद को वापस दोहराता है। टॉम थॉमस वो अपनी कोई रूटीन की दवाई लेते हैं और जैसे वो उस कैप्सूल को खाते हैं वो अचानक से उनके मन में घबराहट होने लगती है। वो जमीन पर गिर जाते हैं, तड़पने लगते हैं और सेम उनके मुंह से भी झाग निकलने लगते हैं। पड़ोसियों को बुलाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और इस बार भी सेम समाज का वही रवैया था कि अरे 6 साल पहले तो इनकी वाइफ अनम्मा की भी तो मौत हुई थी और अब इसकी मौत, शायद इस फैमिली पे कोई कर्ज है। बिना किसी पुलिस कंप्लेंट के, बिना किसी पोस्टमार्टम के टॉम थॉमस की लाश को उसी कब्रिस्तान में अपनी वाइफ के बगल में दफना दिया जाता है। 2 मौतें दोनों ही डाइनिंग टेबल के पास, दोनों के सेम साइन थे, मतलब तड़पना, मुंह से झाग निकलना। और उस पर्टिकुलर टाइम पे घर के अंदर वही मुट्ठी भर लोग थे जो उनके साथ रहते थे। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब गांव के लोग इस चीज पे बातें बनाने लगे थे कि क्या इस घर पे कोई आत्मा का साया तो नहीं है।
लेकिन 30 सितंबर 2011 को जो हुआ उसने शायद इस थ्योरी को या अब तक जो हुआ उसको बिल्कुल पलट दिया, क्योंकि इस बार शिकार कोई ओल्ड पर्सन नहीं था, क्योंकि इस बार डेथ हुई थी एक 40 साल के नौजवान की, रॉय थॉमस। अब रॉय की बात करें तो हाल फिलहाल रॉय के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी, जिस वजह से वो काफी डिप्रेशन में रहता था। और उस रात को भी उसने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो अपने बाथरूम में चले गए। वहां पे उन्हें भयंकर दर्द होने लगा, वो जोर जोर से खांसने लगे, उन्हें कई उल्टियां भी आई, लेकिन आखिर में वो बाथरूम के फर्श पर तड़फ तड़फ के मर गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज बदली, जब रॉय की डेथ हुई तो उनके मामा, जिनका नाम मैथ्यू था, उनको इस चीज पे शक हुआ। उनका पॉइंट यही था कि एक 40 साल के इंसान को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भांजे का, रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवा के रहूंगा। अब परिवार के कई लोगों ने तो इस चीज का विरोध किया कि अगर पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस आई, एक पुलिस केस बना, तो जो हमारे परिवार की इज्जत है वो बदनाम होगी। लेकिन मामा अड़े रहे, उन्होंने कहा कि मैं करवाऊंगा तो पोस्टमार्टम। और 9 साल के बाद इस परिवार में तीसरी बॉडी का एक पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और जो डॉक्टर्स इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रॉय थॉमस को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसके पेट में, उसके ब्लड के अंदर इस दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन मिला था, साइनाइड। अब साइनाइड एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी के अंदर जाते ही जो हमारी सेल्स है, जो कोशिकाएं हैं, उनको ऑक्सीजन पहुंचाना बंद कर देता है, उसकी सप्लाई वो बंद हो जाती है, और इंसान है वो कुछ ही मिनटों के अंदर दम घुटने से मर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। तो अब जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ थी, फैमिली पे कोई श्राप नहीं था, कोई हार्ट अटैक नहीं था, किसी ने रॉय को साइनाइड दिया था या खुद रॉय ने साइनाइड लिया था। तो वो सवाल फिर से वही आता है कि 2002 के अंदर अनम्मा और 2008 के अंदर टॉम थॉमस, उनकी मौत किस वजह से हुई? क्या उनके भी खाने में, उनके सूप में या उनके कैप्सूल के अंदर साइनाइड मिलाया गया था? और अब आपको लग रहा होगा कि शायद पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन की होगी, लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इस केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि रॉय है, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, वो डिप्रेशन में रहता था, तो उसने साइनाइड खाकर खुद की आत्महत्या कर ली और केस वहीं रफा दफा हो गया। और अब टाइम बीतता जा रहा था और रॉय की मौत को टोटल 3 साल हो चुके थे और अब साल आ चुका था 2014। रॉय के मामा मैथ्यू वो अकेले से पर्सन थे जो बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि उनका भांजा रॉय थॉमस कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। अब मैथ्यू वो खुद उसी घर के पास ही में अकेले रहते थे। अब मामा मैथ्यू काफी सवाल उठा रहे थे, तो कातिल को ये लगने लगा कि अगर मामा मैथ्यू इसी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो शायद वो उसके रास्ते का कांटा बन सकते हैं। तो फिर हुआ क्या? 24 फरवरी 2014 को जो मामा मैथ्यू है, उनको दोपहर की बात है, उनको दोपहर में कॉफी पीने की आदत होती है, तो वो कॉफी का कहते हैं और उसी घर का ही एक पर्सन है वो उसके लिए कॉफी बना के लाता है। और जैसे मैथ्यू कॉफी पीते हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, उनके शरीर में भयंकर दर्द होता है। और ये सब सुनकर जब पड़ोसी उनके घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि मामा मैथ्यू जमीन पर गिरे हुए हैं, वो तड़फ रहे हैं और उनके मुंह से झाग निकला हुआ है। और वो सब मिलकर उनको जैसे तैसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और उस टाइम पे भी उस घर के अंदर वही मुट्ठी भर लोग थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब मामा मैथ्यू की मौत के बाद उनके लिए कोई भी पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की गई थी और मैथ्यू की डेथ को भी हार्ट अटैक का नाम देके उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब 2002 के अंदर अनम्मा की, 2008 के अंदर टॉम की, फिर उनके बेटे की, फिर उनके मामा की, यानी 4 लोगों की डेथ है वो हो चुकी थी। और अब इनके घर के अंदर रॉय की वाइफ जोली है वो रहती थी, थोड़े बहुत नौकर है वो रहते थे। लेकिन इसी घर में रॉय का भी एक चचेरा भाई रहता था जिसका नाम था साजू। साजू एक स्कूल टीचर और वो एक शरीफ इंसान भी था और वो शादीशुदा था। उसकी वाइफ का नाम था सिली और उनकी 2 साल की बच्ची भी थी जिसका नाम था एल्फिन। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। देखिए बात है मई 2014 की और इसी पोनमपट परिवार के अंदर एक छोटी सी पार्टी होती है और इस पार्टी के अंदर वो 2 साल की बच्ची एल्फिन, उसको खाने में ब्रेड पसंद है। वो ब्रेड खाती है और जैसे वो ब्रेड खाती है उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, वो जोर जोर से खांसने लगती है, उसकी सांसें वो ऊपर नीचे होती हैं और फिर बच्ची का शरीर है वो नीला पड़ जाता है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है, आईसीयू ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर वो बेचारी बच्ची अपना दम तोड़ देती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद बच्ची के गले में खाना अटक गया था और इसका भी कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। लेकिन जो खूनी है वो यहीं पे नहीं रुकता। बच्चे को मारने के 2 साल बाद यानी 2016 के अंदर जो उस बच्चे की माँ थी सिली, वो एक डेंटल क्लिनिक जाती है
वहाँ पे कातिल है वो भी उसके साथ जाता है और अपने चेकअप के दौरान जो कातिल है वो सिली को पीने के लिए पानी देता है और जैसे सिली पानी पीती है वो उस क्लिनिक के फर्श पर गिर जाती है और सेम मुंह से झाग निकलता है और उसकी मौत हो जाती है। 6 लाशें एक ही परिवार से और कातिल आजाद घूम रहा था, किसी को उसमें कोई शक नहीं जाता। और सिली की मौत के कुछ ही महीनों के बाद जो साजू है वो दूसरी शादी कर लेता है और किससे, रॉय थॉमस की जो वाइफ थी जोली जोसेफ उसके साथ। अब ऐसी चीजें वहां पे अलाउ होती है उस परिवार के अंदर। अब जो कातिल था, जो या तो इस घर का मेड था या इसी घर में से कोई था, उसको लगने लगा था कि उसकी लाइफ है वो अब एकदम परफेक्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि लोगों का उस पर शक नहीं जा रहा था और जिस भी इंसान को उसे मारना था वो इजीली उसे मार भी पा रहा था। लेकिन अमेरिका में बैठा एक इंसान इस सारे खेल पर नजर रखे हुए था, रॉय थॉमस का बड़ा भाई रोजो थॉमस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉम थॉमस के टोटल 3 बच्चे थे, रॉय थॉमस, रोजो थॉमस और उनकी एक बेटी। और जो टॉम थॉमस है वो अपनी पूरी जायदाद इन तीनों में एक जैसी बांटने के विचार कर रहे थे। इस चीज को भूलना मत कि उनकी एक बेटी भी थी। अब जो रोजो थॉमस है वो पिछले कई सालों से अमेरिका में रहता था। अब रोजो को अपनी माँ, पिता, भाई, मामा की डेथ पे काफी शक तो था, लेकिन वो अमेरिका में था और वो कुछ कर नहीं पाया। अब रोजो को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपने पिता के वसीयतनामे को पढ़ा और उसमें लिखा था कि टॉम थॉमस है वो अपनी सारी जमीन, अपनी सारी पुश्तैनी जमीन और वो बड़ा सा घर जिसके अंदर वो रहते हैं वो अपनी विधवा बहू जो रॉय की पत्नी थी जोली जोसेफ उसके नाम पर कर रहे हैं। अब रोजो तुरंत बाहर आता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है, अपनी आरटीआई के तहत वो उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवाता है उस वसीयतनामे की। और जब वो उसको पढ़ता है तो उसको टोटल 3 कमियां लगती है और इस 3 कमियों की वजह से उसको शक जाता है एक व्यक्ति पे। अब उसका शक इस चीज पे नहीं गया था कि अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी है उन्होंने उस बहू के नाम कर दी है, क्योंकि उस फैमिली के अंदर अभी वो ही रही थी। क्योंकि उसका जो बड़ा भाई जो रोजो थॉमस है वो तो अमेरिका में रहता था, वो वेल सेटल्ड था और उसकी बेटी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। तो उसका शक इस चीज पे नहीं गया था, बल्कि उसका शक गया था 3 अलग कमियों पे। यानी कि पहली थी कि फर्जी हस्ताक्षर। उसने देखा कि टॉम थॉमस उसके पिता के जो हस्ताक्षर किए हुए हैं या तो वो नकली है या वो फोर्सफुली है। और दूसरा था स्टाम्प पेपर की तारीख, यानी जो स्टाम्प पेपर खरीदा गया था जिसपे ये सारी वसीयत लिखी गई थी ये टॉम थॉमस की डेथ के बाद का था। यानी कि एक मरा हुआ इंसान स्टाम्प पेपर कैसे खरीद सकता है। और तीसरी चीज थी गवाह, वो विटनेस, क्योंकि इसके अंदर वसीयतनामे में जिन लोगों के साइन थे वो टॉम थॉमस के रिलेटिव नहीं थे, वो जोली जोसेफ के रिलेटिव्स थे। और अब रोजो थॉमस को समझ में आ गया था कि ये कोई प्रॉपर्टी का मामला नहीं है बल्कि एक सीरियल मर्डर है। कैसे कि रोजो ने इन 6 डेथ का एक अच्छा सा चार्ट बनाया और इसके अंदर जो भी कॉमन चीजें थी उनको फाइंड करने की कोशिश की। जैसे कि 2002 के अंदर अनम्मा की मौत किस वजह से हुई? सूप पीने की वजह से। और उसको सूप दिया किसने? 2008 के अंदर टॉम थॉमस की मौत कैप्सूल खाने के बाद, लेकिन उसको कैप्सूल दिया किसने? 2011 के अंदर रॉय की मौत खाना खाने के बाद, लेकिन उसको खाना खिलाया किसने? 2014 मामा मैथ्यू की मौत कॉफी पीने के बाद, लेकिन उसको कॉफी दी किसने? 2014 मासूम बच्ची एल्फिन की मौत ब्रेड खाने से, लेकिन उसको खाना खिलाया किसने? और 2016 सिली की मौत पानी पीने की वजह से, लेकिन उसको पानी पिलाया किसने? जी हाँ, 14 साल के अंदर 6 लाशें और हर लाश के पास में एक ही व्यक्ति, एक कॉमन व्यक्ति, जोली जोसेफ। अब साल 2019 का टाइम था और रोजो है वो अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को लेके कोझिकोड के एसपी केजी साइमन के पास पहुंचते हैं। दोनों इस बारे में बात करते हैं और साइमन कहते हैं कि तुम्हारा लॉजिक अच्छा है, तुमने कॉमन चीजों को फाइंड किया, लेकिन इसमें कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कि उन बॉडी के अंदर साइनाइड था? हम जोली को कैसे गुनहगार ठहराएंगे? क्योंकि साइनाइड है वो मतलब अगर एनवायरमेंट में आता है तो वो उड़ जाता है, उसका फिर कोई एविडेंस नहीं रहता। तो हम किस तरह से पता करेंगे? अगर घर के अंदर था तो उसको किस तरह से ढूंढेंगे? तो वो दोनों मिलके ये चीजों को डिसाइड करते हैं कि वो 6 लाशें, उनकी जो कब्र है हम उनको दोबारा खोदेंगे, उनको बाहर निकालेंगे और फिर हम वहां पे चेक करेंगे कि क्या हमें साइनाइड मिलता है या नहीं। और 4 अक्टूबर 2019 को पूरी मीडिया की नजर उस कब्रिस्तान पर थी, क्योंकि वहां से वो 6 लाशों को बाहर निकाला गया था। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये जो साइनाइड है, अब इतने सालों तक जो ये लाशें हैं ये मिट्टी के अंदर दफन थी, तो इनके जो मसल्स है, जो मांस है, वो तो गल चुका था, वो तो सड़ चुका था, लेकिन हड्डियां वो तो वैसी थी। और ये जो साइनाइड है, कई बार क्या होता है कि अगर हमारे ये ब्लड के अंदर है, हमारे खून के अंदर है, तो ये
हमारे पेट से हड्डियों में भी चला जाता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर बोन मेरो अस्थि मज्जा होते हैं, तो वहां पे ये चला जाता है। और अगर एक बार ये हड्डियों में चला गया तो ये सालों साल तक वहीं पे स्टोर रहता है, उसका कुछ नहीं बिगड़। तो अब इन लाशों को बाहर निकाला जाता है, उन हड्डियों का सैंपल लिया जाता है और उन हड्डियों के पास ही में, जस्ट पास में जितनी भी मिट्टी थी, उस मिट्टी का भी सैंपल लिया जाता है। क्या पता इस मिट्टी में भी साइनाइड मिले। और जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो वो पॉजिटिव होती है, यानी कि उन हड्डियों के अंदर, उस मिट्टी के अंदर साइनाइड मौजूद था। लेकिन अब एक सवाल ये सामने था कि जो जोली जोसेफ है वो एक हाउसवाइफ थी, उसके पास साइनाइड कहां से है? साइनाइड कोई ऐसी चीज नहीं कि आप परचून की दुकान पे जाके या मेडिकल स्टोर पे जाके आप साइनाइड मांग सकते हो, ये सब इलीगल है। तो उसके पास साइनाइड कहां से आया? अब यहाँ पे मैं आपको अपने सिस्टम का एक लूप होल बताता हूँ। क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर जो जितनी भी ज्वेलरी की शॉप है, उनको कुछ मात्रा में साइनाइड रखने की परमिशन मिलती है। ये चीजें लीगल है, कोई भी इलीगल नहीं है। कि जो ज्वेलरी शॉप वाले हैं वो पुराने गहनों को नया बनाने के लिए साइनाइड का यूज करते हैं। तो जोली ने भी अपने पति रॉय के कई दोस्त थे जो ज्वेलरी शॉप में काम करते थे, उससे मदद मांगी। और जिसे मदद मांगी यानी वो ज्वेलरी शॉप में काम करता था, उसका नाम था MS मैथ्यू। और MS मैथ्यू ने जोली को 2 बोतल साइनाइड दी थी। और इन्हीं सबूत और गवाहों के साथ 5 अक्टूबर 2019 को जोली, MS मैथ्यू और एक पर्सन और जिसका मैं नाम आपको नहीं बता सकता, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब पुलिस ने जब जोली से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो जोली कोई डरी हुई नहीं थी, वो एकदम कॉन्फिडेंट थी। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जोली है वो कोई पागल नहीं थी, बल्कि वो एक क्लासिकल डार्क ट्राइड पर्सनालिटी की शिकार थी। यानी कि जोली को हर एक चीज पे कंट्रोल चाहिए था, अपनी फैमिली पे, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हर एक काम के ऊपर कंट्रोल चाहिए था। और जब उसको नहीं मिला तो उसने अपने परिवार वालों को मार के उस चीज को कंट्रोल लेने की कोशिश की। और जब उसने अपने पति को मारा तो उसे एक नए पति की तलाश थी, तो उसने अपने पति के चचेरे भाई यानी साजू, उस पे नजरें डाली और उसकी वाइफ और उसकी बेटी को भी मार दिया। और उसके इस काम के अंदर रॉय के मामा मैथ्यू पोस्टमार्टम के लिए आवाज उठाने वाले, वो उसके रास्ते के कांटा बन रहे थे, उनको भी एक सही टाइम देखते हुए अपना शिकार बना लिया। और जोली जोसेफ आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे है और उस पे हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।